सेंट्रल जेल में पति ने फांसी पर लटकने से पहले आखिरी इच्छा में बीवी से सुहागरात की इच्छा जताई और उसकी इच्छा पूरी कर दी गई। जब वह कैदी जेल के अंदर ही बीवी से सुहागरात मनाने लगा तो ऐसा क्या हुआ कि जिसे देखकर सारे पुलिस वालों की चीखें निकल गईं। उसने कमरे में 2 खुफिया कैमरे लगा दिए थे। यह बहुत ही घटिया हरकत थी, मगर वह अपने से ऊपर मौजूद लोगों के हाथों मजबूर था और वार्डन साहब की इच्छा थी कि वह उस कमरे में कैमरा लगाए जहां अब से कुछ देर के बाद एक कैदी की उसकी बीवी से मुलाकात करवाई जानी थी। उसे वार्डन साहब की ये बात समझ नहीं आ रही थी कि पहले तो वह एक सजाए मौत के कैदी की ऐसी इच्छा को मानने के लिए जेलर साहब को समझाते हैं, जो बहुत ही अजीबो-गरीब थी, और फिर उसके बाद उस कमरे में कैमरे लगवा कर तो उन्होंने सारी हद पार कर दी। लेकिन वार्डन साहब एक अय्याश किस्म के इंसान थे। वह अक्सर ही रात के वक्त बैठकर शराब पिया करते थे। उन्हें किसी बात का डर भी नहीं था, क्योंकि सीएम साहब उनके रिश्तेदार थे, जिसकी वजह से उन्हें किसी का भी डर नहीं था। मगर उस जैसे इंसान के लिए यह बात बिल्कुल भी नामंजूर थी कि कमरे में कैमरे लगाकर किसी भी पति पत्नी के बीच होने वाले मामले को देखा जाए। कैमरे लगाने के बाद वह उस कैदी की बैरक में पहुंच गया, जहां पर वह अकेला बैठा था। वह जब भी उसका चेहरा देखता तो उसे अजीब सा एहसास होता। 2 दिन के बाद उसे सजाए मौत होने वाली थी और उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे उसने कत्ल नहीं किया हो, बल्कि कोई अच्छा काम ही किया हो। उसके चेहरे पर मौत का डर बिल्कुल नहीं था और ना ही अपने किए पर कोई पछतावा। अब भी वह बहुत सुकून से बैठा था। वह उसके पास जाकर पंजों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने पूछा, क्यों भाई कैदी नंबर 486, तुम्हें मौत का डर नहीं है? हद है, तुम तो मरने से पहले भी अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाना चाहते हो। मेरी मानो तो अपनी इस इच्छा से पीछे हट जाओ और कुछ दिन सुकून में गुजारो। उसकी बात का उसने कोई जवाब ना दिया। वह वहां से खड़ा हो गया। उसने आज तक ऐसा सुकून किसी के भी चेहरे पर नहीं देखा था। बस यही बात का उसे बार बार ताज्जुब हो रहा था। मौत को सामने देखकर भी वह कैसे चैन से रह सकता है। वह नहीं चाहता था कि उसकी बीवी उस कमरे में जाए, लेकिन यह सब उसके हाथों में नहीं था। उस कैदी की उम्र बस 30 साल थी। उसने अपने पड़ोसी का कत्ल किया था। उसकी मौत के जुर्म में वह यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन हैरत की बात थी कि यह कत्ल उसने क्यों किया था, यह बात कोई भी नहीं जानता था। ना उसने कोई वजह बयान की थी, बल्कि उसने खुद पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी थी और इस बात का खुलासा भी किया था कि वह कातिल है। लेकिन जब उससे कत्ल की वजह पूछी तो उसने अपनी जुबान पर ताला लगा दिया। अदालत में भी उसने खुद स्वीकार किया कि वह कातिल है, मगर कत्ल की वजह तब भी ना बताई, क्योंकि उसने खुद जुर्म कबूल किया था। इसीलिए उसे मौत की सजा दे दी गई। उसकी बीवी से भी इस मामले पर काफ़ी पूछताछ की गई, लेकिन उसने साफ इनकार करते हुए यही कहा था कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। उसके पति राजेश और उसका पड़ोसी विजय एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब थे और उनके बीच कोई ऐसा झगड़ा नहीं था कि जिसकी वजह से उसका पति यह कत्ल करता। थोड़ी ही देर के बाद उसे वायरलेस पर सूचना मिली कि कैदी नंबर 486 की बीवी आ गई है। यह सुनकर वह कुछ परेशान हो गया। दरअसल उसकी परेशानी की वजह थी वह कैमरे। उसकी नज़र में यह बात बहुत ही घटिया थी कि वार्डन साहब उन कैमरा की मदद से उस पति पत्नी के बीच होने वाले पलों को देखेंगे, लेकिन वह नौकरी के हाथों मजबूर था। इस नौकरी को हासिल करने के लिए उसने 5 लाख रिश्वत लगाई थी और अब जब वह सरकारी नौकरी उसे मिल गई थी तो उसे वही सब कुछ करना था जो उससे बड़े उससे चाहते थे। अगर वह उनके खिलाफ कुछ भी करता, या तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता या फिर नौकरी ही ख़त्म हो जाती। बस इसीलिए उसने उस वक्त भी अपने मुंह पर ताला लगा लिया। वार्डन साहब के हुक्म पर वह उस कैदी की बीवी को उस कमरे में पहुंचा आया। उसकी बीवी बहुत ही जवान और खूबसूरत थी, मगर उसने खुद को घूंघट में छुपा रखा था। एक बार पल्लू छूटने पर ही उसने उसका चेहरा
देखा था। शायद वह पर्देदार थी। वह सोच रहा था कि अगर वार्डन साहब की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी तो यकीनन उनकी नीयत खराब हो जाएगी। वह औरतों के बड़े ही शौकीन थे और अक्सर ही रात को उनके कमरे में औरतों को लाया जाता था और वहाँ क्या होता था यह बात बिना देखे ही उसे मालूम थी। वार्डन साहब के हुक्म पर कैदी नंबर 486 को उस कमरे में भेज दिया गया और भेजने से पहले उन दोनों पति पत्नी की पूरी तलाशी ली गई ताकि कुछ गलत ना हो सके। आज तक कभी किसी कैदी ने ऐसी अनोखी इच्छा जाहिर नहीं की थी, इसीलिए यह जेल में पहली बार हो रहा था और इस बात को गुप्त ही रखा गया था। वार्डन साहब ने ना ही किसी से इजाज़त ली थी और ना ही इस बात को किसी के सामने बयां किया था और यह बात उसे बाद में पता चली कि उन्होंने इस इच्छा को रद्द करवाने की बजाय पूरा करने पर जोर क्यों दिया। 2 पहरेदार उस कमरे के बाहर तैनात थे। कमरे के दरवाजे पर कोई लॉक या कुंडी मौजूद नहीं थी। कमरा फूलों से सजा था, जैसे नई नई शादी के बाद पहली रात की सेज सजती है। उन दोनों को छोड़ने के बाद वार्डन साहब के हुक्म पर वो उनके कमरे में पहुंचा तो वह लैपटॉप खोलकर बैठे थे। उन्होंने उसे भी अपने साथ बैठने का इशारा किया। उसकी उनसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत थी। वह उस पर बहुत भरोसा करते थे। कहने लगे, आओ हम भी थोड़े मज़े करते हैं। यह सुनकर वह शर्मिंदा हो गया। उसने कहा कि नहीं साहब, मैं जेल का राउंड लगा लेता हूँ, आप बैठिए। लेकिन वह ना माने और कहने लगे कि तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ। मरने से पहले उस कैदी की अजीबोगरीब इच्छा ने उसे मजबूर किया कि वह देखे तो आखिर उसकी बीवी में ऐसा क्या है जो उसने मौत के वक्त अपनी बीवी से सुहागरात मनाने की इच्छा जताई। कुछ तो ऐसा होगा ना जो मरने से पहले भी उसे अपनी बीवी का साथ चाहिए। वार्डन साहब बोले, उसके मरने के बाद उसकी बीवी विधवा हो जाएगी। बेचारी गरीब औरत है, हम ही लोग उसके खाने पीने का कुछ इंतजाम कर देंगे। यह कहकर वह बहुत ज़ोर से हंसे थे और उनकी हंसी में मौजूद मक्कारी उसे साफ दिखाई दे रही थी। वह जान गया था कि उनकी नीयत में कौन सी फितरत है जिसने उन्हें यह कैमरे लगवाने पर मजबूर किया है और जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी अनोखी इच्छा को पूरा किया है। वह इस वीडियो की मदद से बाद में उस औरत को ब्लैकमेल करके बड़े आराम से अपने गंदे मकसद को हासिल कर सकते हैं और यह बात समझ में आते ही उसे अपने आप से घिन आने लगी थी। उसने उनके कहने पर कैमरे क्यों लगाए। एक इज्जतदार औरत सारी जिंदगी वार्डन के पैरों तले रौंदने वाली थी। वार्डन खुद शादीशुदा था, इसीलिए शायद हर बात को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था। वार्डन साहब ने ज़बरदस्ती उसे अपने साथ बिठाया। स्क्रीन पर उसे कैमरे के अंदर का मंजर नज़र आने लगा था। बहुत ही हाई क्वालिटी के कैमरे थे। वॉइस का ऑप्शन भी मौजूद था क्योंकि वार्डन साहब ने कहा कि देखने के साथ जब सुनाई भी दे तभी असली मज़ा आता है और उस कमरे में होने वाली बातें भी उन्हें साफ साफ दिखाई दे रही थीं, सुनाई दे रही थीं। जेलर साहब की नज़र स्क्रीन पर जम गई थी। वह कभी स्क्रीन पर नज़र डालता तो कभी शर्मिंदगी से सर झुका लेता। उस कैदी ने अपनी बीवी को हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठाया था, उसकी पल्लू को चेहरे से हटा दिया था। स्क्रीन पर उसकी बीवी का चेहरा नज़र आने लगा था। वार्डन साहब अपनी गंदी जुबान से उस औरत की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। फिर स्पीकर से आवाज़ें आना शुरू हुईं। उन आवाज़ों को सुनकर उन दोनों की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उन दोनों के सर चकराने लगे, हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। फिर जो मंजर उन्होंने देखा, उनके पसीने छूट गए। उसकी बीवी ने इतनी जोर से किया कि देखकर ही उन दोनों की चीखें निकल गईं। उस कैदी की बीवी ने सुहाग रात के दौरान ऐसी हरकत की जो शायद कोई भी औरत नहीं कर सकती। वह तो अपने पति से भी ज़्यादा ताकतवर निकली और देखते ही देखते उसने अपने पति को ज़बरदस्त तरीके से अब समझ में आया था कि उसके पति ने आखिरी इच्छा में अपनी बीवी के साथ इस तरह की इच्छा का इजहार क्यों किया था।
वार्डन साहब उत्तेजित होकर फौरन उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े थे। वो भी उनके पीछे पीछे भागा और जब वह कमरे में दाखिल हुए तो वह कैदी बिस्तर पर पड़ा था और उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। वो बिल्कुल पस्त था। उसकी बीवी ने जल्दी से चेहरा छुपा लिया और कपड़े ठीक किए। वार्डन साहब ने ना आओ देखा ना ताओ उस औरत का हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने कमरे में ले गए और वह उस कैदी के पास खड़ा रह गया। वो कैदी उससे पूछ रहा था कि उसकी बीवी को क्यों ले जाया जा रहा है, लेकिन वह उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि वह जानता था कि अब वार्डन साहब उस औरत के साथ कैसा सलूक करेंगे। जिस तरह से उस औरत ने अपने पति के साथ किया था, उसके बाद तो वार्डन साहब उसे किसी सूरत में बख्शने वाले नहीं थे। उसने उस कैदी को बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके सामने बैठ गया और यह पहली बार था कि जब उसने आज उसकी आवाज़ सही तरह से सुनी थी, वरना वह कभी बात ही नहीं करता था। उसने उसे कहा कि अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओ और तुमने यह गुनाह क्यों किया। कैदी ने खामोशी से सर झुका दिया तो उसने उससे सख्ती से कहा कि जो कुछ भी इस कमरे में तुम दोनों पति पत्नी के बीच हुआ वह सब कैमरे में रिकॉर्ड है। अब तुम अपने जुर्म की वजह नहीं बताओगे तो यह रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने पेश कर दी जाएगी और तुम्हारी बीवी की इज्जत का सवाल है। इसीलिए बेहतर है कि तुम मुझे यह वजह बता दो जिस वजह से तुम यहाँ हो और यह बात भी बताओ कि तुमने क्यों आखिरी इच्छा के तौर पर अपनी बीवी को यहाँ बुलाया। रिकॉर्डिंग वाली बात सुनकर उस कैदी के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी पैदा हुई थी और फिर उसने धीरे धीरे हर बात बतानी शुरू कर दी। उसका नाम राजेश था। वो और उसका पड़ोसी विजय हम उम्र ही थे। वो बचपन से ही एक स्कूल में पढ़े थे और एक ही कॉलेज में भी पढ़े, बल्कि एक ही कंपनी में नौकरी भी करने लगे। नौकरी कुछ बेहतर हुई तो घर वालों ने शादी के बारे में बात की और फिर राजेश के माँ बाप ने अपनी पसंद से ही उसके लिए एक लड़की का इंतजाम कर लिया और इस तरह राजेश की ज़िंदगी में उसकी बीवी मधु आ गई। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई। मधु अपने साथ अपनी अच्छी किस्मत भी लेकर आई थी। राजेश का प्रमोशन हो गया। विजय उसी जगह पर रह गया जहां पर पहले था क्योंकि विजय का ध्यान नौकरी से कहीं ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर था। शायद इसीलिए वह तरक्की भी नहीं कर सका था। राजेश की माँ दूसरे शहर में बड़े बेटे के पास चली गई। यहाँ राजेश और उसकी बीवी मधु रह गए थे और नौकरी पर ज़्यादा देर होने की वजह से राजेश को घर के छोटे मोटे कामों में दिक्कत होने लगी थी। क्योंकि विजय का प्रमोशन नहीं हुआ था इसीलिए उस पर दफ्तरी कामों का दबाव भी ज़्यादा नहीं था। इसीलिए राजेश अपने घर के कामकाज उससे कह देता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब मधु का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा, वह हर वक्त परेशान नजर आती थी। राजेश से बात करने से भी कतराती थी। उन दोनों के बीच अजीब सी दूरी पैदा हो गई और घर में भी खामोशी रहने लगी। राजेश इस बात से बहुत ज़्यादा मायूस रहता था। मधु किसी बात से परेशान है, लेकिन उसके पूछने पर मधु ने कभी कोई जवाब ना दिया। और फिर एक दिन जब राजेश ने सख्ती से मधु से पूछा कि क्या दिक्कत है, तो उसने ऐसी बात कही जो राजेश ने कभी सोची नहीं थी। उसने बताया कि विजय उस पर बुरी नज़र रखता है और उसे परेशान करता है। और यह सुनकर राजेश गुस्से में आ गया और उसे अपनी बीवी बहुत प्यारी थी, लेकिन साथ ही विजय पर भी पूरा भरोसा था क्योंकि वो उसे बचपन से जानता था। वह कहने लगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन मधु का कहना था कि उसने खुद इस बात को महसूस किया है। राजेश को मधु की बात पर हरगिज़ भी यकीन नहीं आ रहा था और फिर उसने अगले दिन भी विजय को पैसे देकर कुछ घर का सामान खरीदने को बता दिया, जो उसे ऑफिस से वापसी में खरीदते हुए मधु को
घर पर देना था। विजय खुशी खुशी पैसे लेकर निकल गया। राजेश के दिल में यह बात आई कि उसे भी पीछे जाकर देखना चाहिए कि मधु ठीक कह रही है या फिर उसे कोई गलतफहमी है। विजय के पीछे जब राजेश घर पहुंचा तो उसके होश हवास ठिकाने आ गए। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर ही रुक गया और उसकी बीवी ड्राइंग रूम में बात कर रही थी। उन दोनों की बातों ने राजेश को हक्का बक्का कर दिया था। वह कह रही थी कि बस विजय, बहुत हो गया, अब तुम अपनी हद में रहो। और विजय उससे कह रहा था कि अगर मधु ने उसकी बात न मानी तो वह जबरदस्ती अपनी हद पार कर देगा। अब सब सामने था। मधु जो कुछ कह रही थी वह सब कुछ सच था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन दोनों के सामने जाता। जिस विजय को वो बहुत भरोसा करके अपने घर भेजा करता था, उसने उसकी पीठ पर खंजर घोंपा। वो उल्टे कदमों घर से बाहर निकल गया। इस बात को 2 दिन गुजर गए थे और राजेश के दिल में एक आग सी जल रही थी। उसने अपनी बीवी मधु को रहने के लिए मायके भेजा और ऑफिस से वापसी में विजय को अपने साथ घर ले आया। वो विजय से जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब यही बात उसने जब विजय से पूछी तो उसने जो कुछ उससे कहा वह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। विजय ने कहा कि मधु के पहले भी कई लड़कों के साथ चक्कर थे, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, घर पे भी पीठ पीछे कभी कभी गैर मर्द आते हैं। यह सुनकर राजेश गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में विजय को मारना शुरू कर दिया। उसने भी पलट कर हाथ उठाया। राजेश ने गुस्से में वहीं रखी फ्रूट काटने वाली छुरी उठाकर उस पर वार किया और यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सीधे उसके पेट में चाकू लग गया। कुछ ही देर में विजय ने उस कमरे में दम तोड़ दिया और जब राजेश को होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने खुद ही पुलिस को फोन करके खबर दी, क्योंकि वह कोई मुजरिम नहीं था। वह खुद भी सदमे में था और उसने यह क्या किया। और फिर राजेश ने खुद ही अपना गुनाह स्वीकार करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। 4 महीने केस चलने के बाद राजेश को मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन हैरत की बात थी कि मौत की सज़ा सुनने के बाद भी उसकी आंखों से कोई आंसू नहीं गिरा। वह बिल्कुल खामोश था और एक बार उससे जेल में मुलाकात करने के लिए उसकी बीवी आई, लेकिन बहुत ही छोटी सी मुलाकात थी। और फिर कैदी ने मरने से पहले अपनी बीवी से सुहाग रात की इच्छा का इजहार कर दिया। उस पर जेलर साहब को लगा कि शायद वह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और इसीलिए उसे आखिरी बार मिलना चाहता है। और वार्डन साहब के जोर डालने पर जेलर साहब ने उनकी इच्छा मान ली, लेकिन स्क्रीन पर नजर आने वाला मंजर तो कुछ और ही बयां कर रहा था। जब उसकी बीवी उससे मिलने के लिए आई, उसने उसे अपने सामने बिठाया और फिर उसने धीरे धीरे करना शुरू किया। उसने कहा, तुम्हारा सच मुझे पता चल गया है। मैं जान गया हूँ कि गुनहगार विजय नहीं बल्कि तुम थी। यह कहकर उसने अपनी बीवी के कपड़ों को उसके वजूद से खींचा और कहने लगा, तुम्हें खुद की इज्जत उछालने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति ऐसे करूंगा कि महीनों याद रखोगी। यह सुनते ही उसकी बीवी बोल पड़ी कि कल तुम्हें सजाए मौत होने वाली है और तुम चाह कर भी अब खुद को नहीं बचा सकते। अगर तुम मेरे साथ यहाँ कुछ गलत करोगे तो तुम्हें फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। यह सच है कि मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारा पड़ोसी पसंद था, इसीलिए मैं उसे अपनी तरफ बुलाने लगी, लेकिन वह हर बार मना कर देता था। वो यही कहता कि वो तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। वह तो तुम्हें मेरा सच बताना चाहता था। वह जानता था कि मेरे कई लड़कों के साथ संबंध रहे हैं और इसीलिए मैंने डर के मारे तुम्हारे दिल में उसके लिए गलत बातें डालना शुरू कर दिया, ताकि अगर वह कभी तुम्हें कुछ कह भी दे तो तुम यकीन ना करो। मैं चाहती थी कि तुम उससे दूर रहो, तुम्हें मेरा सच पता ना चले, और जब तुम दोनों में दूरी आती तो मेरे लिए विजय को हासिल करना भी आसान हो जाता। यह सुनते ही राजेश ने उस पर हमला किया और बदले में मधु ने उससे भी ज़्यादा ताकत से उसे धक्का देकर मारना शुरू कर दिया। वह राजेश से भी ज़्यादा ताकतवर थी
और यही सब कुछ सुनने और देखने के बाद वह और वार्डन साहब भागते हुए उस कमरे में आए थे और अब उसे सारा सच पता चल गया था। उसने फिर पूछा, लेकिन अपनी बीवी को तुमने यहाँ क्यों बुलाया था? यह सुनकर राजेश कहने लगा कि उस वक्त जो जज्बात में आकर मैंने विजय का कत्ल कर दिया था, लेकिन फिर जब मेरी बीवी मुझे यहाँ मिलने आई तो उसकी बातों से मुझे एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं वह गलत है। मैंने किसी को भी विजय की मौत के पीछे की वजह नहीं बताई कि मेरी बीवी की इज्जत खराब होगी, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि उसकी बीवी ठीक नहीं है और फिर उसके दिल में यह बात बैठ गई। वह मरने से पहले सच्चाई जरूर जानना चाहता था, इसीलिए उसे मिलने के लिए बुलाया। लेकिन अगर वह उसके सामने आकर अपना सच स्वीकार कर भी लेती तो भी उसे कोई फायदा ना होता, इसीलिए उसने सुहाग रात की बात की, क्योंकि इतने दिनों में वह वार्डन की फितरत को अच्छी तरह से समझ गया था। वह जानता था कि वह उन दोनों पति पत्नी को देखने के लिए यहाँ कैमरे जरूर लगवाएगा और इसी तरह उसका सच कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और उसका यकीन बिल्कुल सही साबित हुआ। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और हर बात कैमरे में रिकॉर्ड होती है। वह कहने लगा, मुझे सजाए मौत से नहीं बचना। मुझे अफसोस है कि मैंने विजय की बात पर यकीन नहीं किया। मेरी वजह से वह इस दुनिया से चला गया, लेकिन अब मैं यह चाहता हूँ कि मेरी बीवी को भी उसके गुनाह की सजा मिले। वही थी जिसने हम दोनों के बीच नफरत का बीज बोया। उसकी बात सुनकर वह हैरान रह गया था। वह बहुत ही चालाक था। वार्डन की फितरत को भांप कर उसने यह सारा खेल खेला था और वह कामयाब भी हो गया था। उसकी बीवी का असल चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और अब उसकी बीवी को भी सजा दी जा सकती थी, लेकिन यह सब कुछ जेलर के हाथों में था। उसने कैदी नंबर 486 को वापस उसकी बैरक में भेज दिया। अगले दिन उसे सजाए मौत होनी थी। वह वापस वार्डन साहब के कमरे में पहुंचा तो उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। वह जानता था कि वह इतनी आसानी से अब उस औरत को नहीं छोड़ता। वह खामोशी से वहां से हटकर जेल के राउंड पर निकल गया और सोचने लगा कि इस औरत को कैसे सजा दिलाएं। ये वार्डन तो इसे सजा नहीं दिलाएगा, बल्कि इसे इच्छा पूर्ति के लिए रख लेगा। तभी उसके दिमाग में आया कि जेलर साहब अच्छे इंसान हैं, शायद वो कोई न्याय करें। वो तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग लेकर उनके पास गया और उन्हें सारा सच दिखाया। यह सब देखकर जेलर साहब सकते में आ गए। उन्होंने तुरंत वार्डन को बुलाया और उनको खूब हड़काया। कहा, सीएम के रिश्तेदार होने का गलत फायदा उठाते हो। आगे तुमने अगर कोई भी गलती की तो मैं सीएम साहब से कहूँगा कि तुम उनकी छवि को खराब कर रहे हो, उनके लिए मुसीबत बढ़ा रहे हो। फिर देखता हूँ वो तुम्हारा क्या करेंगे। वार्डन ने तुरंत माफ़ी मांगी। वो लोग वापस अपने काम पर आ गए। अगले दिन फांसी का वक्त आया। राजेश को फांसी होने जा रही थी। उसका चेहरा बहुत शांत था। जैसे ही राजेश को फांसी होने वाली थी, जेलर साहब ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि राजेश, तुम्हारी फांसी टल गई है। मैंने जज साहब को सारे सबूत दिखाए। उन्होंने फैसला लिया कि तुम्हें 10 साल की कैद और तुम्हारी पत्नी को जालसाजी के लिए 5 साल की कैद होगी। राजेश और उसकी पत्नी को जेल में डाल दिया गया था। इस जेल में नौकरी करते हुए उसने एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली थी कि ज़्यादातर जुर्म जज्बात में आकर और सच जाने बगैर ही किए जाते थे। इसीलिए दोस्तों, हम आपसे यह बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि कोई भी कदम उठाने से पहले इंसान को एक बार सच्चाई ज़रूर जाननी चाहिए और एक साथ एक समय में अनेक नाव की सवारी करने से मधु के जैसे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।